हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू वाली जो बुक है युवा उपनिषद उसके अंदर से लिया गया है। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू है, कहीं ना कहीं वो क्लास 1 में, क्लास 2 में और क्लास 3 में पूछाए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है सॉइल मॉइस्चर्स एंड रिलेशनशिप एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द डेप्थ इज़ 8.64 सेंटीमीटर ऑन ए फील्ड ओवर अ बेस पीरियड इज़ 10 days, देन द ड्यूटी इज़। यदि डेप्थ जो है किसी भी फील्ड के अंदर वाटर का जो डेप्थ है 8.64 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेस पीरियड जो है बी वो 10 days दिया हुआ है, तो उसकी ड्यूटी पूछा है। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि ड्यूटी का जो फॉर्मूला होता है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा होता है, जिसमें डेल्टा जो है वो डेल्टा जो है वो मीटर में लेते हैं और बी जो है बेस पीरियड उसको हम लोग डेज में लेते हैं। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो आप जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.0864 और ये हो जाएगा 8.64 ऊपर और मल्टीप्लाई बेस 10 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे इसको आप जो है दो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएंगे, ये 10 प्लस ये 2 तो 10 की पावर 3, तो हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ड्यूटी का जो यूनिट होता है उसको हमें याद रखना है कि ड्यूटी का यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ड्यूटी ऑफ ए वेल वाटर इज़ मोर देन ए कैनाल बिकॉज। पूछा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूटी ऑफ वेल वाटर, जो वेल वाटर की ड्यूटी होती है वो कैनाल वाटर की ड्यूटी से ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? कन्वीनियंस लॉस इन वेल इरिगेशन आर लेस। बोला है कि वेल इरिगेशन में कन्वीनियंस लॉस कम होता है। वेल वाटर इज़ क्लीनर देन द कैनाल वाटर। वेल वाटर इज़ यूज मोर जुडिशली एज पर द साइंटिफिक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो इसमें से पूछा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ड्यूटी के रिलेटेड है, ड्यूटी ऑफ वेल वाटर इज़ मोर देन द कैनाल वाटर, किस कारण से? तो दोस्तों, जो है कैनाल वाटर के अंदर जो है कन्वीनियंस लॉस, वेल वाटर में कन्वीनियंस लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है कि कन्वीनियंस लॉस इन वेल इरिगेशन आर लेस, जबकि उसके अंदर से हमें जो है कन्वीनियंस लॉस का मतलब है कि वहाँ से हमें जो वाटर को लिफ्टिंग करवाना है वहाँ से हमको ज़्यादा जो है लगाना पड़ता है, वहाँ पे लिफ्टिंग के लिए पंपिंग वगैरह लगाना पड़ता है, तो जिससे उसमें लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो कन्वीनियंस लॉस जो है वेल इरिगेशन में ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, वेल वाटर इज़ क्लीनर देन द कैनाल वाटर, ये बिल्कुल सही है। वेल वाटर जो है वो कैनाल वाटर से ज़्यादा क्लीन होता है। आप सभी लोगों को पता है कि कैनाल वाटर जो है वो एक्चुअली में दोनों सरफेस वाटर का ही पार्ट है, बट कैनाल वाटर जो है ज़्यादा ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से वो उसका पानी ज़्यादा टर्बिड होता है एज़ कम्पेयर टू वेल वाटर। नेक्स्ट इज़ वेल वाटर इज़ यूज्ड मोर जुडिशली और एज़ पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो
ज़्यादातर वेल वाटर जो है तभी यूज़ करते हैं जब कोई ज़रूरत होती है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, तो और कैनाल जो है वो फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेप्थ ऑफ ए मॉइस्चर इन द रूट जोन एट द फील्ड एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट per meter per depth of soil are 0.5 meter per meter and 0.3 meter per meter respectively. If the dry weight of soil is 14.7 kilonewton per meter cube, then permanent wilting point. तो इसका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमको पूछा है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो ध्यान से देखेंगे कि डेप्थ एट द रूट जोन, रूट जोन, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और दोनों डेप्थ जो है वो पर मीटर डेप्थ दिया है। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि डेप्थ ऑफ मॉइस्चर ऑफ सॉइल जो है वो 1 मीटर जितना है, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी दोनों जो है 0.5 मीटर पर मीटर डेप्थ के लिए और 0.3 मीटर पर मीटर डेप्थ के लिए दिया हुआ है। ओके, तो आपको हमें जो है यदि सॉइल का ड्राई यूनिट वेट 14.7 है तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो एक डेप्थ जो है वो D1 दे दिया है फील्ड कैपेसिटी के ऊपर, वो हमें पता है 0.5, और दूसरा डेप्थ जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे D2 दिया है 0.3 मीटर। ये हो गया आपका। फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमको पता है क्या होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है कि रूट वेट ऑफ वाटर रिटेन इन द रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन इन द रूट जोन, रूट जोन में कितना पानी रिटेन हुआ है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल का वेट हमारे पास दिया हुआ है 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और उसके ऊपर जो है हमें वेट ऑफ वाटर रिटेन ऑन ए रूट जोन, तो कितना वेट ऑफ वाटर रिटेन हुआ है इन रूट जोन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 0.3 मीटर वाटर रिटेन हुआ है, और टोटल जो है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W इंटू डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो गामा W की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे वैल्यू कितना है 0.3 एंड डिवाइडेड बाय 14 आंसर इज 14.7। तो अब सिंपली आप बहुत सारा खिचड़ी हो गया था वहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि डेप्थ एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, चलिए तो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर 10 हो जाएगा, और डेप्थ एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना हो गया 0.3 एंड डिवाइडेड बाय गामा DS जो है वो 14.7 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 20%। कितना आएगा, क्लास 1 का क्वेश्चन है ये, तो आप जो है देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी रेंज बिटवीन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होगा एट फील्ड कैपेसिटी पे, सॉइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो दोस्तों एट फील्ड कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है 1/10 से 1/3 एटमॉस्फेयर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 0.1 to 0.33 एटमॉस्फेयर, और ये याद रखिए 7 to 32 एटमॉस्फेरिक ये होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। ये वैल्यू जो हमें कहाँ पे लेनी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, चलिए बताइए कि क्वेश्चन बताइए कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट्स के नीचे यदि वाटर आ गया तो वहाँ से प्लांट जो है
अपने ग्रोथ के लिए पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है? तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन का मतलब है कि सॉइल प्लांट को सॉइल के अंदर से कितने फोर्स लगा के पानी को लेना है, पानी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जितना फोर्स वहाँ पे लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग कितना प्रेशर आप कह सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो आप सभी को पता है कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 क्यूमेक डे, चलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। 1 क्यूमेक डे ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू, 1 क्यूमेक डे वॉल्यूम जो है किसके इक्वल होगा? चलो देख लेते हैं इसको भी। 1 क्यूमेक डे पूछा है तो वॉल्यूम का पूछा है, तो 1 क्यूमेक का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, और इनटू डे। तो एक दिन में कितना सेकेंड हो जाता है? 86400। तो 86400 मीटर क्यूब, ये बिल्कुल सही है। 8.64 हेक्टेयर मीटर, ये भी सही हो जाएगा। 8.64 हेक्टेयर मीटर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 24 क्यूमेक आवर भी सही है। तो आंसर जो है यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्या है कि द लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉग वैन। कोई भी लैंड जो है, ज़मीन है, उसको वाटर लॉग कब बोलेंगे? व्हेन द लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉग। द लैंड इज़ नेसेसरीली सबमर्ज अंडर द स्टैंडिंग वाटर। क्या ऐसी ज़मीन जहाँ पे पूरा का पूरा पानी जो है पानी में डूब गया है, ऐसी ज़मीन को वाटर लॉग बोलेंगे। नेक्स्ट, देयर इज़ फ्लोइंग वाटर ओवर द लैंड। क्या पानी जिस लैंड में से बह रहा है, जिस ज़मीन के ऊपर से पानी बह रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग जो है वाटर लॉग। द pH वैल्यू ऑफ सॉइल बिकम एज हाई एज 8.5, क्या उसको वाटर लॉग बोलेंगे? वाटर लॉगिंग का pH है तो कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट इज द सॉइल पोर इन द रूट जोन गेट सेचूरेटेड विथ वाटर आइदर बाय द एक्चुअल वाटर टेबल और बाय कैपिलरी फ्रिंजेस। बोल रहा है कि जो सॉइल है, सॉइल जो है प्लांट के रूट जोन में जितने भी सेचूरेटेड हो गए हैं, मतलब उसके जो वॉइड्स हैं वो पूरे के पूरे सेचूरेटेड हो गए हैं विथ वाटर आइदर बाय एक्चुअल वाटर टेबल, यदि वाटर टेबल ऊपर आ गया, या फिर किसी फ्रिंजेस की वजह से पूरा का पूरा जो है उसके वॉइड्स सेचूरेटेड हो गए हों, जिसकी वजह से पानी जो है अब फर्दर नीचे नहीं जा पा रहा हो, तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे वाटर लॉग एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके अंदर से हो जाएगा कि आंसर क्या आएगा कि सॉइल पोर इन द रूट जोन गेट सेचूरेटेड विथ वाटर। सॉइल का वो वॉइड्स या पोर जो पूरा का पूरा पानी के थ्रू सेचूरेट हो चुका हो, और किस वाटर टेबल से? या तो वाटर टेबल बढ़ने की वजह से, या तो कैपिलरी फ्रिंजेस की वजह से। नेक्स्ट, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाइट इज कॉल्ड एज। पहली वाटरिंग जब प्लांट जो है कुछ सेंटीमीटर हाइट तक ग्रोन कर लेगा, तो उस वाटरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस वाटरिंग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों? कोर वाटरिंग। क्या बोलेंगे? कोर वाटरिंग। कि फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाइट। प्लांट लगाने के बाद जब प्लांट थोड़ा कुछ हाइट ग्रो कर जाता है, उस समय जो पानी आप लोग प्लांट को देते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। और फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पेलियो वाटरिंग। क्रॉप वाटरिंग क्या होगा? तो पूरे क्रॉप के दौरान सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना पानी क्रॉप को दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप वाटरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं
कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज़ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ। इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहला है सॉइल एंड क्रॉप, सॉइल और क्लाइमेट, सॉइल क्रॉप एंड क्लाइमेट, सॉइल क्रॉप क्लाइमेट ऑफ फर्टिलाइज़र। तो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी जो है फर्टिलाइज़र पे तो डिपेंड करेगी नहीं, सॉइल पे ऑब्वियसली करेगी। सॉइल यदि जो है कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो वॉइड्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे। क्रॉप डिपेंड करता है कौन सा, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन, विंटर होगा तो कम पानी चाहिए, समर होगा तो ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, सॉइल क्रॉप एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट, सॉइल मॉइस्चर टेंशन फॉर ए सॉइल इज़ 8 एटमॉस्फेरिक, द सॉइल इज़ एट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था कि यदि सॉइल मॉइस्चर टेंशन 7 से लेकर 32 ATM के बीच में होगा तो उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे, उस मॉइस्चर जो टेंशन है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये सभी एग्ज़ाम जो है अभी आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है 20 तारीख, 20 अगस्त और 27 अगस्त, ये दोनों डेट पे जो आपका टेक्निकल का पेपर होने वाला है, कौन कौन सा पेपर होने वाला है? सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वर्क असिस्टेंट और म्यूनिसिपल इंजीनियर, ये सभी के अंदर ये सब क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो आप जो है ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि इरिगेशन वाटर हैज़ टू बी सप्लाई टू द क्रॉप हुज मॉइस्चर लेवल, इरिगेशन वाटर हैज़ टू बी सप्लाइड टू ए क्रॉप, किस प्रकार के क्रॉप के लिए हमें इरिगेशन वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है? व्हेन द मॉइस्चर लेवल फॉल बिलो द फील्ड कैपेसिटी, फॉल बिलो द विल्टिंग पॉइंट, क्या पूरा का पूरा पानी विल्टिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा तब आप जो है उसको इरिगेशन दोगे? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर इक्वल टू द विल्टिंग पॉइंट पाए, ये भी नहीं, विल्टिंग पॉइंट तक हम जाने ही नहीं देते हैं। इज लेस देन द कंजम्पटिव यूज़, ये भी नहीं। तो आंसर विल बी, जब भी प्लांट का जो मॉइस्चर लेवल फील्ड कैपेसिटी से नीचे चला जाता है, जब भी प्लांट का मॉइस्चर लेवल फील्ड कैपेसिटी से नीचे चला जाएगा तभी हमें जो है उस क्रॉप को इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप उसको इरिगेशन नहीं करेंगे तो क्रॉप जो है उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा और प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय ए क्रॉप डेल्टा ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड इज कैलकुलेटेड एज। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, नर्मदा में पूछा गया है। देखो नर्मदा में असिस्टेंट इंजीनियर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय ए क्रॉप दैट इज़ इन डेल्टा मीटर में दिया है और बेस पीरियड जो है वो डेज में है। तो ड्यूटी का फॉर्मूला पूछा है, तो डी क्या हो जाएगा? सिंपल 8.64 इंटू बी अपॉन डी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इक्विवेलेंट मॉइस्चर is the water retained by saturated soil after being centrifuged. Equivalent moisture, okay, is the water retained by a saturated soil after being centrifuged by a centrifugal force of time dash of the gravity। तो पूछा है कि इक्विवेलेंट मॉइस्चर कितना होगा, is a water retained by a saturated soil after being centrifuged by a centrifugal force of time dash of the gravity। तो वो ग्रेविटी से कितना टाइम्स ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट मॉइस्चर? तो आंसर विल बी 1000 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग सीपेज ड्रेन द चांस ऑफ वाटर लॉगिंग, वाई प्रोवाइडिंग सीपेज ड्रेन, यदि ऐसा ड्रेनेज जिसके अंदर से सीपेज हो रहा है
तो चांस ऑफ वाटर लॉगिंग क्या होगा, चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग डिक्रीज, इंक्रीज, विल नॉट एल्टर, नन ऑफ द अबव। तो सीपेज ड्रेन प्रोवाइड किया गया है, तो जिससे ड्रेनेज ऐसा है जिसमें सीपेज हो जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, मतलब वाटर लॉगिंग में कमी आ जाएगी। तो आंसर विल बी ए, डिक्रीज। नेक्स्ट, लैंड इज़ नोन एज वाटर लॉग। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, क्वेश्चन जो है आगे आ चुका था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पूछा गया GMB 2021 में कि ऐसे ज़मीन किसको वाटर लॉग कब बोलेंगे, जल भराव बोलते हैं हिंदी में। तो वाटर लॉगिंग क्या हो जाएगा कि व्हेन द पोर ऑफ द रूट जोन गेट सेचूरेटेड टू कट ऑफ द एयर सर्कुलेशन। मतलब कि जो रूट जोन है वो पूरा का पूरा जो है उसके जो सॉइल का पोर है उसके अंदर वाटर भर चुका है और जिससे एयर सर्कुलेशन जो है वो बंद हो चुकी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर लॉग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर लॉगिंग कम्स व्हेन द वाटर टेबल इज। वाटर लॉगिंग ऑकर सॉरी वाटर लॉगिंग कब ऑकर होगा, जब वाटर टेबल कितने से नीचे चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा कोई डेप्थ फिक्स नहीं है। जब वाटर टेबल जो है रूट जोन ऑफ क्रॉप तक पहुंच जाएगा, जब वाटर टेबल जो है क्रॉप मान लो ये आपकी लगी हुई है और ये क्रॉप का रूट जोन है, तो जब वाटर टेबल जो है ये रूट जोन तक पहुंच गया तो उस एरिया को हम लोग कह सकते हैं कि वो एरिया वाटर लॉगिंग में आ चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन हाई लेवल का हो जाएगा, आपको देखना है, फिर भी देख लेते हैं कि ये सॉइल हैज़ ए फील्ड कैपेसिटी ऑफ 22%। एक सॉइल है उसकी फील्ड कैपेसिटी 22% है एंड विल्टिंग कोफिशिएंट जो है उसका 10% है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज़ 1.3 एंड द रूट जोन डेप्थ जो है वो 50 सेंटीमीटर दे दिया है। रूट जोन जो है डेप्थ वो 50 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इफ़ द इरीगेशन वाटर इज अप्लाई व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट फॉल बिलो द 12%, द नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट इज़ NIR की वैल्यू पूछा है आपको। तो सबसे पहले हमें जो है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट उसका डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमें दिया हुआ है 1.3। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी ही दे दिया है, मतलब जो है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू की वैल्यू ही दे दिया हुआ है ये। तो गामा डी जो है 1.3 दे दिया और यूनिट वेट 1 ले लेंगे। डी की वैल्यू जो है रूट जोन डेप्थ जो है वो आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, फॉर्मूला में फिर से लिख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड डेप्थ नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट के लिए जो डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डेप्थ ऑफ द सॉइल इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हमें जो है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल 1.3 दिया है डिवाइडेड बाय 1 इंटू 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 माइनस ऑफ, चलो विल्टिंग पॉइंट जो है वो। अब आप एक और चीज़ ध्यान रखिए कि विल्टिंग पॉइंट और मॉइस्चर फॉल जो है 12% दिया है और ये दिया है 22%। तो हम जो है ना वो इसमें से जो ज़्यादा वैल्यू फॉल होती है ना उसको लेते हैं, तो 22 में से 12 को माइनस करेंगे। इस तरीके से आपका जो आंसर बन जाएगा वो 6.50 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। A strip of land is irrigated with a tube well of discharge is 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक लैंड की टुकड़ी को इरीगेटेड करवाया जा रहा है, ट्यूबवेल से यहाँ पे इरीगेशन हो रहा है और जिसमें ट्यूबवेल का जो डिस्चार्ज है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इफ़
इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 3.6 सेंटीमीटर पर आवर, देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड विथ दिस ट्यूबवेल। ओके, चलो सिंपल है क्वेश्चन, तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पे डिस्चार्ज दे दिया है और ये उसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दिया है 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। तो हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एरिया इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज आपको कितना दिया है, 0.03 आपको डिस्चार्ज दिया है, तो 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर दो 3.6 सेंटीमीटर पर आवर दिया है ना, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, 10⁻⁻² हो जाएगा, और पर आवर है तो आवर जो है ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो एक आवर में कितना सेकंड होगा, 3600 सेकंड जितना हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा, 0.03 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 3600। अब ये 3600 जो है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3.6 से 3600 कट जाएगा, आंसर ऊपर जो है आ जाएगा 3000। तो एरिया जो है हो जाएगी उसकी 3000 मीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर नहीं, 3000 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि कॉटन इज़ ग्रोन इन ए फील्ड ऑफ 4 किलोमीटर स्क्वायर। एक फील्ड में कॉटन को लगाया गया है, 4 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कॉटन लगाया गया है, विथ इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन इज 60%, जिसमें इरीगेशन इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, 60% है। द बेस पीरियड इज़ 200 days एंड ड्यूटी ऑफ ए कैनाल वाटर इज़ 1200 हेक्टेयर। कॉटन के लिए बेस पीरियड 200 दिन दिया है और ड्यूटी जो है वो 1200 हेक्टेयर है पर क्यूमेक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर इज़, कितना पानी चाहिए उसको कॉटन को, ठीक है। चलिए तो सिंपल बात करते हैं कि 4 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया थी, मतलब 4000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4000 मीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, और 60% ही उसका क्या हो रहा है, इंटेंसिटी हो रहा है इरिगेशन। तो इसको 60% ले लीजिए, 6 को 24, 240 मीटर स्क्वायर एरिया में इरिगेशन हो रहा है, मतलब इतने में ही खेती हो रही है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 240 हेक्टेयर ले लो, इसको हेक्टेयर कर सकते हैं हम लोग। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका हमें जो है इसका सबसे पहले तो हमें 240 हेक्टेयर इसका एरिया मिल गया। वॉल्यूम निकालना है ना, क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर। तो इसके लिए हमें जो है पूरे थ्रू आउट ईयर में कितना हाइट ऑफ वाटर पानी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डेल्टा कितना होगा वो पूछना चाह रहा है। तो डेल्टा बराबर क्या होता है, 8.64 बी अपॉन ड्यूटी, ठीक है। और ड्यूटी आपको दिया हुआ है, ड्यूटी जो है 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक दिया हुआ है, और 200 दिन जो है इसका डेज भी दिया हुआ है। वहाँ से डेल्टा निकाल लेते हैं, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 8.64 बेस पीरियड 200 और डिवाइडेड बाय ड्यूटी जो है वो 1200। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 0 कट गया, 2 6 12, 6 से इसको काटिए, आंसर विल बी 1.44 मीटर, ठीक है। अब ये 1.44 मीटर इसका डेल्टा आ गया, और हाइट जो है वो कितना, एरिया कितना है 240 हेक्टेयर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 240 हेक्टेयर मल्टीप्लाई 1.44, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे 345.6 हेक्टेयर मीटर, आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज
सुपरफ्लसेस वाटर रिफर टू, सुपरफ्लसेस वाटर का मतलब क्या है? सुपरफ्लसेस वाटर जो है क्या बताता है कि वाटर इन द अनसेचुरेटेड जोन इन द एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर विच मूव ओवर द सॉइल अंडर फेवरेबल ड्रेनेज कंडीशन। क्या वो वाटर है जो अनसेचुरेटेड जोन में हो, एक्सेस हाइग्रोस्कोपिक वाटर या कैपिलरी वाटर हो, जो है अनफेवरेबल कंडीशन में वो ड्रेनेज कर सके। फिर वाटर हेल्ड बाई अ सरफेस टेंशन इन कैपिलरी स्पेस सच एज कंटिन्यूअस फिल्म अराउंड द पार्टिकल। क्या कैपिलरी स्पेस के द्वारा या फिर जो सरफेस टेंशन कैपिलरी में जो होता है उससे वाटर जो है उसके ऊपर चिपक जाते हैं तो फिल्म बना लेता है। कि वाटर हेल्ड इन द स्टेटिक स्टेट विद द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, या वाटर विच ड्रेन डाउन सो डीप दैट प्लांट रूट कैन नॉट ड्रॉ इट। तो कौन से वाटर को सुपरफ्लसेस वाटर बोलेंगे? तो आंसर डी होगा कि ऐसा पानी जो इतना नीचे चला गया हो कि वहाँ से प्लांट जो है उस वाटर को रीयूज़ ना कर सके, वहाँ से प्लांट जो है वो वाटर को ले ना सके, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरफ्लसेस वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबल मॉइस्चर इन अ सॉइल इज़ कंप्यूटेड बाय। अवेलेबल मॉइस्चर जो है किसी भी सॉइल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आंसर जो है अवेलेबल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 21, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है? तो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, फर्स्ट ऑप्शन इज yield of a crop to the amount of water depleted by a crop in the evapotranspiration, yield of a crop to the total amount of water used in the field, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। तो यूज एफिशिएंसी जो होगा तो वो yield of a crop to the amount of water depleted by a crop in evapotranspiration, यही इसका जो है उसका यूज़ एफिशिएंसी हो जाएगा। कि एक तो क्रॉप की यील्डिंग मतलब क्रॉप को कितना पानी दिया गया, टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप इन एवोपोट्रांसपायरेशन, और पानी जो है कितना पानी जो है एवोपरेशन के दौरान क्रॉप जो है यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 22 पे देखते हैं क्या है। वेल इरिगेशन इज़ ए टाइप ऑफ इनंडेशन इरिगेशन, इनफिल्ट्रेशन इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन या ग्रेविटी इरिगेशन। तो वेरी सिंपल है, वेल इरिगेशन के अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि वो कौन सा इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन है आपका वेल इरिगेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द डेल्टा ऑफ ए वेल इरिगेशन इज अराउंड डैश टाइम दैट फ्रॉम द कैनाल इरिगेशन। वेल इरिगेशन का डेल्टा कैनाल इरिगेशन के डेल्टा से कितना टाइम होता है? तो आंसर ये डेटा याद रखिएगा कि वेल इरिगेशन का जो डेल्टा है वो 0.6 टाइम दैट ऑफ द कैनाल इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द मॉइस्चर टेंशन ऑफ ए सॉइल इज़ 8 एटमॉस्फेयर, सेम दिस क्वेश्चन इज़ रिपीटेड। याद रखिएगा कि यदि मॉइस्चर टेंशन 7 से लेके 32 पे है तो वहाँ का जो पानी है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुँच चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, द वाटर लॉग सॉइल आर रेंडर्ड इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ। वाटर लॉग सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, क्या कारण होता है? बेसिकली उसका कारण क्या होगा? तो लैक ऑफ एरेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें हवा जो है चोक हो जाते हैं, मॉइस्चर जो है पोर्स जो है वो मॉइस्चर कंटेंट कर लेते हैं। रिड्यूस द सॉइल टेम्परेचर, वीड ग्रोथ, एनहेंस द सॉइल इरोजन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक ऑफ एरेशन और रिड्यूस द सॉइल टेम्परेचर। दोस्तों ये वीड ग्रोथ जो है, पानी भर जाएगा तो वीड ग्रोथिंग जो है वो ख़त्म ही हो जाती है। एनहेंस सॉइल इरोजन
वहाँ पे वाटर लॉगिंग ही हो गया है तो सॉइल इरोजन तो होगा नहीं। चलो, वाटर एग्जिस्टिंग इन कैपिलरी जोन इज़ अ पार्ट ऑफ। वाटर एग्जिस्टिंग इन कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन के अंदर जो पानी अवेलेबल है उस वाटर को क्या बोलते हैं? तो जो वाटर कैपिलरी जोन में अवेलेबल उस वाटर को हम लोग बोलते हैं वेडोज वाटर। क्या बोलेंगे? वेडोज वाटर। ग्रेविटी वाटर वो वाटर होता है जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। कैपिलरी वाटर वही वाटर है जो प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्चार्ज ऑफ, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक पर डे अमाउंट टू। चलो, क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 क्यूमेक पर डे यदि हमें डिस्चार्ज है तो उसका कितना वॉल्यूम आएगा? 1 क्यूमेक पर डे, तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर डे, 1 क्यूमेक पर डे जो है उसका कितना मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा कि क्यूमेक तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और पर डे की बात कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू पर डे, तो डे से सेकेंड को कटेगा 86400, और तो 86400 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कि इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट है? नहीं, प्लांट की तो कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है क्या? तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई बाय रेनफॉल इंटेंसिटी, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई बाय सोलर इंटेंसिटी। तो क्या हो सकता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें पानी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट कैसे कैसे होता है? कंजम्पटिव यूज़, इफेक्टिव रेनफॉल, वाटर लॉस्ट एज परकोलेशन। तो कंजम्पटिव यूज़ जो है वो हमारा एक तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में कंजम्पटिव यूज़ करेंगे और इफ़ेक्टिव लॉस का यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो इसका आपका आंसर सही है। चलिए, पेलियो इरिगेशन किसको बोलेंगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पेलियो इरिगेशन? द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर द क्रॉप इज सोन, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर क्रॉप इज सोन, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों, पेलियो इरिगेशन इज़ द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर द क्रॉप इज सोन। क्वेश्चन नंबर 31, soil become practically infertile when pH value is। सॉइल जो है वो प्रैक्टिकली इनफर्टाइल बन जाती है जब पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू यदि 11 मतलब कि वो बेस होता है, हालांकि जो पीएच का रेंज कितना होना चाहिए? तो 6.5 से लेके 8 जितना होता है, तो उससे ऊपर जाएगा तो इनफर्टाइल बन ही जाएगा, लेकिन जो है 11 तक जो है उसको हम लोग लेके जाते हैं। डेल्टा ऑफ ए क्रॉप मीन्स, डेल्टा का मतलब क्या? एरिया अंडर द क्रॉप? बिल्कुल नहीं। क्रॉप पीरियड? नहीं। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय द क्रॉप? ये सही है। क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय द क्रॉप। डेल्टा ऑफ ए शुगर केन इज नॉर्मली कंसीडर। शुगर केन के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो शुगर केन के लिए हम लोग जो है 90 सेंटीमीटर जो है वो लेके चलते हैं डेल्टा की वैल्यू। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर ए क्रॉप रिप्रेजेंट द। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? द मॉइस्चर कंटेंट फॉर ए क्रॉप रिप्रेजेंट हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, फील्ड कैपेसिटी वाटर, वाटर ऑफ एडेशन।
तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो पानी होता है वह पानी जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर को जो है प्लांट यूज़ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन इफिशियंसी इज़ ए फंक्शन ऑफ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड। इरिगेशन इफिशियंसी जो है वो सॉइल, क्रॉप और क्लाइमेट का फंक्शन है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रॉप इज इक्वल टू, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इस क्या वो कंजम्पटिव यूज़ है, कंजम्पटिव माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, कंजम्पटिव माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट। आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है कंजम्पटिव यूज़ में से इफेक्टिव रेनफॉल को माइनस कर दिया है प्लस लीचिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द एवोपोरेशन नीड ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इज कॉल्ड एज। तो ऐसा पानी की ज़रूरत, इरिगेशन वाटर की ज़रूरत जिससे टू मीट द एवोपोरेशन नीड ऑफ द क्रॉप, जिससे क्रॉप के सभी ज़रूरियातों को पूरा कर सके, जिससे ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो ये इसी को तो हम लोग कंजम्पटिव बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे इसी को हम लोग? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज़ कल्चरेबल कमांड एरिया। मीडियम जो है वो 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच में होती है। 2000 से कम होगा तो माइनर और 10,000 से ज़्यादा होगा तो मेजर। एस्टिमेशन ऑफ ए क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, द डेल्टा ऑफ ए क्रॉप इज एक्सप्रेस इन। यदि हम जो है क्रॉप वाटर निकाल रहे हैं तो डेल्टा को आप लोग किस यूनिट में रखेंगे? तो डेल्टा जो है हम ज़्यादातर mm में रखते हैं, हाइट रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूटी ऑफ ए क्रॉप इज़ 432 हेक्टेयर पर क्यूमेक व्हेन इट्स बेस पीरियड इज़ 100, डेल्टा ऑफ द क्रॉप विल बी। किस यूनिट में पूछा है वो नहीं आंसर दिया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है? 8.64 बी इंटू डेल्टा, ठीक है। तो 8.64 बी का वैल्यू कितना दिया है? बेस पीरियड 100 और ड्यूटी जो है वो 432 क्यूमेक। इसको सॉल्व कर लीजिए। 432 हेक्टेयर पर क्यूमेक दिया, डेल्टा निकल आएगा। 432 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, कैनाल हैज़ डिज़ाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड ऑफ 1200 हेक्टेयर ऑफ ए लैंड ग्रोइंग आइस ऑफ 140 डेज बेस पीरियड। एक कैनाल को का डिज़ाइन किया गया है कि इरिगेशन नीड ऑफ 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रोइंग 140 दिन राइस उगाना है, और उसका बेस पीरियड 100 राइस के लिए 140 दिन बेस पीरियड दिया है और 134 उसका डेल्टा दिया है। इफ़ दिस कैनल इज़ यूज टू इरीगेट wheat of the base period 120 days and delta for 52 days, then area can be irrigated is। तो सिंपल आपको जो है ड्यूटी बराबर क्या हो जाएगा? 8.64 बी अपॉन डेल्टा होता है, ये हमको पता है। और ड्यूटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ड्यूटी बराबर एरिया अपॉन डिस्चार्ज, क्यूमेक पर हेक्टेयर होता है ना, ड्यूटी क्यूमेक पर हेक्टेयर होता है, तो एरिया अपॉन डिस्चार्ज हो जाएगा। एरिया अपॉन डिस्चार्ज बराबर 8.64 बी अपॉन डेल्टा। और हमें जो है डिस्चार्ज तो सेम रखना पड़ता है, तो डिस्चार्ज यदि सेम रखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डेल्टा अपॉन 8.64 इंटू बी। इफ डिस्चार्ज इज सेम तो A1 डेल्टा 1 अपॉन B1 बराबर A2 डेल्टा 2 अपॉन B2। चलिए बात कर लेते हैं।
ए राइस डेल्टा राइस अपॉन बी राइस बराबर ए वीट इंटू डेल्टा वीट अपॉन बी वीट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एरिया राइस का 1200 दिया है, राइस का डेल्टा जो है 134 दिया है, और बेस पीरियड राइस का 140 दिया है। एरिया वीट का हमको पूछा है क्वेश्चन में, इनटू डेल्टा वीट का दिया है, और तो एरिया ऑफ द वीट पूछा है कि एरिया इन हेक्टेयर दैट कैन बी इरीगेटेड। तो आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2650 हेक्टेयर क्यूबिक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्व करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ इज 2.0 mm पर डे। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर इन रूट जोन इज 60 mm. Irrigation required when the amount of available water is 50%. The maximum available water in root zone, frequency of irrigation should be। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर 60 mm। ओके, अवेलेबल वाटर कितना है, तो अवेलेबल वाटर जो है वो 50% ही है मैक्सिमम अवेलेबल वाटर का, तो 50% ऑफ 60 mm हो जाएगा, तो 30 mm जो है ये इसका अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर हो जाएगा। और वाटर रिक्वायरमेंट कितना है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज़ 2 mm पर डे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 30 mm तक आपको क्या करना है, अवेलेबल चाहिए, और आप रिक्वायरमेंट कितना है 2 mm पर डे, तो आपको मिल जाएगा 15 दिन में जो है आपको पूरा का पूरा इरिगेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। जो है वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो है कब आया था इंडियन पार्लियामेंट में, तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट विल बी इन 1974। डेटा याद रखिए आप जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द बेस पीरियड इज़ 100 डेज, बेस पीरियड 100 दिन दिया है, ड्यूटी ऑफ कैनाल जो है 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक है, तो डेप्थ ऑफ द वाटर पूछा है। ठीक है ना, चलिए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। 8.64 और डेज 100 दिया है और ड्यूटी जो है 1000 दिया हुआ है, तो एक दो जीरो कट गया, तो आ गया है 0.864 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, 100 से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक सॉइल आर रिक्लेम बाई, एसिडिक सॉइल है, यदि सॉइल एसिडिक है तो उसका रिक्लेमेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉइल का रिक्लेमेशन जो है हम लोग बाय यूजिंग लाइमस्टोन फॉर सॉइल अमेंडमेंट, लाइमस्टोन का यूज़ करके एसिडिक सॉइल का रिक्लेमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेल्टा फॉर ए क्रॉप हैविंग बेस पीरियड इज़ 120 days इज 70 सेंटीमीटर, वाट इज़ ड्यूटी। सिंपल क्वेश्चन है, 8.64 और डेल्टा आपको 120 बेस पीरियड दिया है और डेल्टा 70 सेंटीमीटर दिया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.7 मीटर हो जाएगा। और इसको जो है आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1481 हेक्टेयर पर क्यूमेक। 7 से इसको कट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डज नॉट रिलेट टू द जोन ऑफ एरेशन इन ए सॉइल प्रोफाइल। जोन ऑफ एरेशन, दो प्रकार का जोन होता है, एक जोन ऑफ एरेशन होता है और दूसरा जोन ऑफ सेचुरेशन होता है। तो जिस जोन तक पानी अवेलेबल रहता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन, और जिस जोन में पानी अवेलेबल नहीं रहता उस जोन को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन। ठीक है, तो इस डज नॉट रिलेट टू द जोन ऑफ,
तो सेचुरेशन जोन जो है वो एरेशन जोन के साथ रिलेट नहीं करता है। फिर कोर वाटर क्या हो जाता है, ऑलरेडी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन कि कोर वाटर जो है प्लांट के ग्रोन होने के बाद जो है पहला वाटरिंग करते हैं उसको हम लोग कोर वाटर बोलते हैं। तो फर्स्ट वाटर आफ्टर अ क्रॉप इज ग्रोन, फर्स्ट वाटर आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन उसको बोलते हैं कोर वाटर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, नहीं, इज अ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, यस इट इज़ अ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूटी इज़ लार्जेस्ट, ड्यूटी कहाँ पे लार्जेस्ट होती है, तो हमें पता है कि ड्यूटी जो है वो फील्ड पे लार्जेस्ट होती है। सिंपल क्वेश्चन है, फील्ड पर ड्यूटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलती है आपको। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट एवोपोट्रांसपायरेशन नीड। तो प्लांट के लिए एवोपोट्रांसपायरेशन नीड की ज़रूरत पूरी कौन करता है, कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, वाटर इन द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर एवोपोट्रांसपायरेशन इन रूट ऑफ 1 मीटर डेप्थ सॉइल if dry weight of soil is 1.5 gram per cc, field capacity is 30% and the permanent wilting point। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो मॉइस्चर डेप्थ पूछा है, मॉइस्चर डेप्थ डी बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल इनटू फील्ड कैपेसिटी 30 माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10। तो 30 माइनस 10 इज 20, 20 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5 और ग्राम पर सीसी है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यू गॉट दिस। कितना आंसर आपको मिलेगा, आंसर जो है इसका 300 आता है। कितना आ रहा है आंसर 300, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, चलो बेस पीरियड ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप इज दिस, बेस पीरियड 120 दिया है, ड्यूटी इतना दिया है, डेल्टा पूछा है। सिंपल क्वेश्चन, ये भी निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, बेस पीरियड जो है 120 है, ड्यूटी 8.64 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 1500। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिलता है ऑप्शन ए 69 सेंटीमीटर। वाटर ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, इंडिया के अंदर वाटर ईयर कब से शुरू होता है, तो वाटर ईयर जो है जून से स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे ऑफ जून। इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ ए यूनिट वाटर इज, इरीगेटिंग कैपेसिटी तो उसका यूनिट क्या होगा, इरीगेटिंग कैपेसिटी, तो ड्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरीगेटिंग कैपेसिटी। अवेलेबल मॉइस्चर मे बी डिफाइन एज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर इज अ मॉइस्चर कंटेंट एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट different in the water content of a soil between field capacity and permanent wilting point, maximum moisture holding capacity and all of the above। available moisture मतलब moisture content at permanent wilting point, different in the water content of soil between field capacity, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, all of the above। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर, मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द क्रॉप टू द एरिया ऑन विच इट हैज़ टू बी स्प्रेड इज कॉल्ड एज, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटी। रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू ए क्रॉप, ओके सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू ए क्रॉप टू द एरिया ऑन विच इट इज़ टू बी स्प्रेड, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया है ना, तो मीटर क्यूब पर डे, तो इसका हो जाएगा डेल्टा। क्या हो जाएगा ये, डेल्टा। ग्रेविटेशनल वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर, सुपरफ्लसेस वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लसेस वाटर विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द क्रॉप।
हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी क्रॉप के लिए अवेलेबल नहीं होता है। द टाइम इन द डे दैट अ क्रॉप टेक फ्रॉम इंस्टेंट इन सोइंग ऑफ दैट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज नोन एज। तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के टाइम को हम लोग कौन सा टाइम बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड। सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। उसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर, इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज नोन एज डेल्टा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते हैं। एरिया इन विच क्रॉप इज ग्रोन एट ए पर्टिकुलर टाइम और ए क्रॉप सीजन इज कॉल्ड एज। ऐसी एरिया जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो करवाते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, चलिए तो दूसरा चैप्टर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हम लोग एग्ज़ाम से पहले इस पूरे बुक को ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए एक एक चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच।